मोक्ष एक बड़े से कमरे में किंग साइज बेड पर बैठा हुआ था। उसने शर्ट नहीं पहन रखी थी, सिर्फ पैंट पहनी थी और वह भी अभी अभी पहनकर बैठा है। उसके बगल में एक खूबसूरत सी लड़की अपने बदन को चादर से ढके हुए बैठी थी। उसने मोक्ष के पीठ पर हाथ फेरते हुए बहुत से सेडेक्टिव आवाज में कहा, यू आर सो अमेजिंग स्वीट हार्ट। आज से पहले मैंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस कभी फील नहीं किया। थैंक यू सो मच। मोक्ष के होठों पर एक प्राउड से भरी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू डार्लिंग, इट्स माई प्लेजर। मोक्ष दीवान, शहर की टॉप कंपनी का सीईओ, एक करोड़पति और जानलेवा हैंडसम नौजवान जिस पर शहर की हर लड़की मरती है। उम्र 27 से 28 साल और चेहरा, बॉडी, लुक्स, पर्सनैलिटी इतने गजब की कि कोई लड़की चाहकर भी उसके चार्म को इग्नोर नहीं कर सकती। जैसे कि ये लड़की जो इस वक्त उसके साथ बिस्तर में है, ये बेचारे भी उसके किलर चार्म का ही एक शिकार है। उस लड़की ने मोक्ष के कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए कहा, दोबारा कब मिलेंगे? मैं तुमसे दोबारा जरूर मिलना चाहूंगी। मोक्ष सुनकर हंसने लग जाता है। खिड़की के पास जाकर वह अपने मुंह में सिगरेट डालता है। लाइटर से उसे जलाकर धुएं को हवा में छोड़ने लगता है। अचानक ही मोक्ष की हंसी का मतलब वो लड़की समझ नहीं पाई। वह उठकर मोक्ष के पास आकर बोले, क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या बोल दिया जिससे तुम्हें हंसी आ गई? मोक्ष ने प्यार से उस लड़की के बालों को थोड़ा पीछे करते हुए कहा, तुमने बात ही ऐसी की है स्वीटहार्ट। मोक्ष दीवान, किसी के साथ दूसरी बार नहीं हो सकता, ये मेरी रूल लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर वो लड़की थोड़ी हैरान और थोड़ी डिसअपॉइंट हो गई। वह मोक्ष के करीब आकर उसके सीने पर हाथ रखकर बोली, तो क्या मैं तुम्हारे लिए खास नहीं जिसे तुम दोबारा मिलना चाहो? इस बात पर मोक्ष ने बाहर की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी डार्लिंग, पर मेरे लिए कोई खास नहीं है। अपने आप से ज्यादा प्यार मैं इस दुनिया में किसी से नहीं करता और लड़कियों से तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर वो लड़की और भी ज्यादा हैरान हो गई। तो क्या था इसका मतलब? तुम्हें जिंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? मोक्ष ने ना में सर हिलाकर सिगरेट को सुट्टा लगाते हुए कहा, गलती से भी नहीं। मैंने कहा था ना, ये प्यार व्यार जैसी चीज मेरे लिए नहीं बनी है। मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब, किसी एक ही लड़की पर सारी जिंदगी टिके रहना। दिस इज नॉट माई स्टाइल। वह लड़की डिसबिलीव के साथ मोक्ष दीवान को देख रही थी। मोक्ष दीवान शहर का नंबर 1 प्लेबॉय है, जिसके साथ हर लड़की उसकी बाहों में आने के लिए तड़पती रहती है, लेकिन वो कभी किसी के साथ अटैच नहीं होता। इसीलिए उसे पत्थर दिल भी कहते हैं लोग। लोग कहते हैं ना कि मीठा जहर, ओके, लोग कहते हैं ना मीठा जहर जो मीठा भी होता है लेकिन जानलेवा भी। लड़कियों को सेड्यूस करने का मोक्ष का स्टाइल बहुत ही जबरदस्त था, लेकिन वह कभी भी अपने दिल को किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं करता था, कभी भी नहीं। तभी अचानक दरवाजे पर खटखट होती है। मोक्ष कंफ्यूजन में बड़बड़ाया, इस वक्त कौन आ गया? मोक्ष दरवाजे के पास जाता है। उसे लगा शायद कोई होटल रूम का स्टाफ मेंबर होगा, कोई कुछ देने आया होगा, तो वो दरवाजा बिना ज्यादा सोचे समझे खोल देता है। लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो उस दरवाजे पर खड़े हुए इंसान को देखकर उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। अक्षरा, तुम यहाँ? दरवाजे पर खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि अक्षरा थी। अक्षरा खुराना। अक्षरा मोक्ष को देखकर चौंक भी जाती है और उसकी आंखें हल्की सी नम भी हो जाती है। ऑफ कोर्स दुनिया की नजरों में उसकी गर्लफ्रेंड और बहुत जल्द दोनों की शादी होने वाली थी। अक्षरा को लगा कि उसने मोक्ष को बदल दिया, पर आज अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देखकर उसका दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया। अक्षरा दर्द और गुस्से में मोक्ष को देख रही थी। मोक्ष कमरे के अंदर आता है, थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, पर वो अक्षरा से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो अक्षरा? अक्षरा कमरे के अंदर आती है तो बिस्तर पर चादर में लिपटी हुई उसे लड़की को घूर कर देखती है। उसे देखकर एक पल के लिए उसका दिल फिर से टूट सा जाता है। वह लड़की थोड़ा एम्बैरेस होकर खड़ी हो जाती है और बाथरूम में चली जाती है। फटाफट कपड़े पहनकर अपनी हील्स को हाथों में लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। अक्षरा मोक्ष की तरफ देखती है जो कि चुपचाप खड़ा हुआ था। उसे देखकर ये लग ही नहीं रहा था कि उसे घंटा भी इस चीज से कोई फर्क पड़ रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे किसी और लड़की के साथ बिस्तर में पकड़ लिया है। वह अब भी अपने हाथों को अपने कमर पर रखे हुए चुपचाप खड़ा हुआ था। अक्षरा डिसबिलीव से मोक्ष को देख रही थी। ये इंसान कैसे खड़ा है? उसमें जरा भी शर्म नहीं है। अक्षरा मोक्ष के पास आकर बोली, हाउ कुड यू डू दिस टू मी? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अक्षरा की बात सुनकर मोक्ष अपने आईब्रोज को ऊपर उठाते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, तुम कौन होती हो मुझसे ये सवाल करने वाली? मेरा जो मन में आएगा मैं वो करूंगा।
अक्षरा गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस लेती है। क्या हमारे रिलेशनशिप में आने के बाद से लेकर आज तक तुमने कभी मुझसे प्यार किया भी है मोक्ष? मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रही। मैंने तुम्हें तुम्हारी हर अच्छाई और बुराई के साथ एक्सेप्ट किया, और बदले में मुझे क्या मिला? धोखा। यू चीटेड ऑन मी मोक्ष। शिट। मोक्ष अक्षरा से बोला, ओह प्लीज, तुमने कोई मुझ पर एहसान नहीं कर दिया अक्षरा, सो स्टॉप दिस नॉनसेंस। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं कैसा लड़का हूँ। मैंने तुम्हें वार्निंग भी दी थी, उसके बावजूद तुम मेरी जिंदगी में आई। किसने कहा था तुमसे कि मुझसे प्यार करो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं कभी नहीं बदलूंगा। और जहां तक रही प्यार की बात, सो आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त मान सकता हूँ, पर मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं कर सकता। हाँ, ये सुनकर अक्षरा को इतना गुस्सा आता है कि वो जोर से मोक्ष के गाल पर थप्पड़ जड़ देती है। अचानक से अपने गाल पर इस थप्पड़ को मोक्ष ने बिल्कुल भी वो नहीं किया था, उम्मीद नहीं की थी। अक्षरा आंखों में आंसू लिए मोक्ष से बोली, बहुत आसान है ना तुम्हारे लिए किसी का दिल तोड़ देना। तुम औरतों को कुछ नहीं समझते, तुम उन्हें सिर्फ अपनी हवस मिटाने का जरिया समझते हो, है ना? कोई जज्बात नहीं है ना तुम्हारे दिल में औरतों के लिए। आई कर्स यू कि अगर भगवान कहीं पर मेरी बात सुन रहा है ना, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि तुम्हें कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन एक औरत बनाए, और तुम्हें भी किसी से प्यार करवाए, और फिर तुम्हारा दिल तोड़वाए। तब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर दिल टूटने का दर्द कैसा होता है। आई जस्ट हेट यू मोक्ष दीवान, आई हेट यू। अक्षरा गुस्से में वहां से चली जाती है। मोक्ष एक गहरी सांस लेता है और फिर फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों में उंगलियों को घुमाता है। फक, इस दुनिया में तो क्या किसी भी दुनिया के भगवान में इतनी ताकत नहीं है कि वो मोक्ष के दिल को बदल सके। ऐसा कभी नहीं होने वाला। मोक्ष दीवान सिर्फ खुद से प्यार करता है, वह सिर्फ खुद के लिए जी सकता है। उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई भी नहीं। शहर की जगमगाती लाइटों के बीच लोग अपने अपने काम धंधों में बिजी थे। रात के वक्त भी ऐसा लग रहा था जैसे रात हुई ही नहीं, क्योंकि वहां पर जगमगाती लाइट्स इतनी ज्यादा थी कि वहां दिन और रात में ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देता था। वही बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी थी कि मानो बादलों को छू रही हो। उनमें से सबसे बड़ी बिल्डिंग की ऊंचाई पर बैठी हुई खूबसूरत सी लड़की अपनी गोद में रखे हुए लैपटॉप में कुछ टाइप कर रही थी। उस लड़की के बाल खुले हुए थे, सर पर उसने टोपी पहन रखी थी, और जींस टॉप में वो काफी ज्यादा खूबसूरत भी लग रही थी। उस लड़की के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था, एक इन्फिनिटी का टैटू। उसके बगल में पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक की कैन रखी हुई थी। फाइनली टाइप करने के बाद वो गहरी सांस लेती है और लैपटॉप को बंद करके बगल में रख देती है। फिर वह अपनी उंगलियों में फंसाकर उन्हें मटकाती है, जोर से अंगड़ाई लेती है और पिज्जा के आखिरी स्लाइस की तरफ देखती है। वह एक हाथ में पिज्जा का आखिरी स्लाइस, दूसरे हाथ में कोल्ड ड्रिंक्स की कैन को उठाकर एंजॉय करने लगती है, और साथ ही देखने लगती है उस ऊंचाई से शहर की जगमगाती हुई दुनिया। अपना खाना खत्म करने के बाद वो लड़की अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी में टाइम देखती है। ऑलराइट, टाइम हो गया है, अब मुझे जाना होगा। इतना बड़बड़ाने के बाद वह लड़की अपनी चुटकी बजाती है और वहां से धुएं की तरह गायब हो जाती है। इसी शहर में खूबसूरत सी लड़की सड़क के बीच में से जा रही थी। तभी उसके ठीक सामने से एक गाड़ी उसे अपनी तरफ आती हुई दिखाई दे रही थी। उस गाड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वाकई में उसे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल सही तरीके से नहीं चल रही थी। उसकी स्पीड भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, और उस गाड़ी में बैठा हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि मोक्ष दीवान था। इस वक्त मोक्ष के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह अपनी गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा था कि गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो चुके हैं और वह बिल्कुल भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसकी आंखें हैरानी से तब फट जाती हैं जब वो गाड़ी से थोड़ी सी दूर सड़क पर एक खूबसूरत सी लड़की को चलता हुआ देखता है। वो लड़की और मोक्ष दोनों ही एक दूसरे की तरफ आंखों में डर और खौफ से देख रहे थे। गाड़ी इतनी स्पीड से आती है कि उस लड़की को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता। मोक्ष की गाड़ी तेज स्पीड से आकर उस लड़की से टकराती है और वह लड़की एकदम से हवा में उड़ जाती है। उसके बाद मोक्ष की गाड़ी भी ब्रिज की दीवार से जोर से टकरा जाती है, जिस वजह से उसका हैंडल पर जाकर जोर से सर लग जाता है और वह दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर में मोक्ष और वो लड़की दोनों सड़क पर लहूलुहान बेहोश पड़े हुए थे। तभी वहां पर एंट्री होती है उस इन्फिनिटी टैटू वाली लड़की की। सर पर टोपी को पहनी हुई उसे जरा ठीक करते हुए वो लड़की उन लोगों के पास आती है और देखती है। उस लड़की के चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशंस नहीं थे, पर जल्दी ही उसके चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कान आ जाती है। 2 दिन पहले एक बहुत ही बड़े और आलीशान बंगले में, जहां पर सैकड़ों नौकर यहाँ वहां अपने काम में लगे हुए थे, उस बंगले की एक एक चीज बहुत ही ज्यादा कीमती और शानदार नजर आ रही थी। एक खूबसूरत हैंडसम नौजवान अपने बड़े से कमरे में किंग साइज बेड पर
सिर्फ कच्छा पहनकर आराम से सुकून से सो रहा था। तभी अचानक उस लड़की का फोन बजता है, जिस वजह से उस लड़के की नींद टूट जाती है। उसके फेस एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि जिसका भी फोन है वह उसकी बैंड बजाने वाला है, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई उसे नींद में जगाए। मोक्ष अपना फोन उठाता है और बिना ये देखे कि कौन उसकी नींद को खराब कर रहा है, कौन उसे कॉल कर रहा है, वो सीधा फोन को कान पर लगाकर बोला, कौन है यार, सुबह सुबह किसको चुल मची हुई है। तभी मोक्ष के फोन पर उसके बेस्ट फ्रेंड उसे कॉल करता है। मोक्ष का बेस्ट फ्रेंड अहान जिंदल। अहान मोक्ष से बोला, अभी तक सो रहे हो क्या? तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हें ऑफिस में सुबह सुबह जल्दी जाना था? जल्दी उठो और ऑफिस भागो, वरना अंकल तुम्हारी बैंड बजा देंगे। अहान की आवाज सुनकर, उसकी बातों को सुनकर मोक्ष तुरंत उठकर घड़ी की तरफ देखता है और एकदम से उसके पर खांचे उड़ जाते हैं। ओ माय गॉड, 9 बज गए, शिट, 10 बजे तो मीटिंग स्टार्ट है। अच्छा, मैं तुमसे रात को क्लब में मिलता हूँ, ओके, बाय 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 बाय। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है और भागकर बाथरूम के अंदर जाता है। शिट शिट, आज तो डैड मुझे जान से ही मार डालेंगे। मोक्ष भागकर बाथरूम में जाता है और जल्दी ही तैयार होकर सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे आता है। तभी एक बहुत ही स्टाइलिश सी औरत दरवाजे से चलकर अंदर आती है। उस औरत का रहन सहन, पहनावा, उसका मेकअप करने का स्टाइल, उसका एटीट्यूड उसकी उम्र पर कुछ से ज्यादा सूट नहीं कर रहा था, लेकिन ये चीज बता रही थी कि वो औरत कितनी ज्यादा एरोगेंट है। वह कोई और नहीं, मोक्ष की माँ थी, सुजाता दीवान। सुजाता अपने महंगे से आईफोन में फोन पर बात करते हुए अंदर आती है। हाँ समझ गई डार्लिंग, आज रात को हम क्लब में पार्टी मेरी तरफ से है, सबको बुला लो। उन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि दीवान फैमिली का कितना जलवा है इस शहर में। ऑल राइट, मैं पहुंच जाऊंगी। मैंने बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस और एक अमेजिंग सुपर्ब डायमंड नेकलेस खरीदा है, भला अब उसे बेकार कैसे जाने दे सकते हो। ऑल राइट, बाय बाय सिया। ये बोलकर वो औरत फोन कट कर देती है। उसके बंगले में इसकी सेक्रेटरी चल रही थी, ओके, उसके बगल में इसकी सेक्रेटरी चल रही थी, जो उसके पर्स वगैरह को पकड़े हुए थी। मोक्ष अपनी मोम के बगल से गुजरता है। तभी सुजाता मोक्ष को रोकते हुए बोली, मोक्ष तुम अभी तक यहीं पर हो? तुम्हारी डैड ने कल रात को ही तुमसे कहा था ना कि तुम एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जल्दी ऑफिस में पहुंचना है। लुक एट द वॉच डार्लिंग, 9 तो कब के बज चुके हैं। मोक्ष अपने मोम की तरफ देखकर बोला, आई नो मोम, मैं बस जा रहा हूँ। उसके बाद मोक्ष सीधा घर के बाहर चला जाता है। वह फटाफट से अपनी गाड़ी में बैठता है और गाड़ी स्टार्ट करके बहुत तेज स्पीड के साथ ऑफिस की तरफ निकल जाता है। वो भागता भागता ऑफिस में पहुंचता है और रिसेप्शन पर आकर खूबसूरत सी रिसेप्शनिस्ट की तरफ आंख मारकर बोलता है, हेलो ब्यूटीफुल। रिसेप्शनिस्ट नजर उठाकर अपने बॉस की तरफ देखती है और कहती है, हेलो सर, आप लेट हैं, बिग बॉस बहुत गुस्से में है, ऑल द बेस्ट। मोक्ष बिग बॉस के गुस्से होने की खबर सुनकर थोड़ा नर्वस हो जाता है। उसकी खूबसूरती, उसका चार्म इतना अमेजिंग था कि कोई भी लड़की उसे रिजेक्ट तो नहीं कर पाती। सब लोग अपना दिल थाम कर मोक्ष दीवान को देखती रहती है। मोक्ष सीढ़ियों से उतरता हुआ फटाफट ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है, क्योंकि लिफ्ट अभी ऊपर वाले फ्लोर पर थी और वह वेट कर सकता है मीटिंग रूम में, जहां पर उसका बेसब्री से वेट हो रहा है। जैसे ही मीटिंग रूम का दरवाजा खुलता है, एक चिल्ड हवा का झोंका जैसे उसके पूरे बदन के रोंगटे को खड़ा कर देता है। उसका बदन ऊपर से नीचे तक थर्रा जाता है। अंदर का ऑरा बहुत ज्यादा चिल्ड था, क्योंकि मीटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। सारे इन्वेस्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सब लोग वहां पर बैठे हुए थे और सिर्फ एक इंसान की चेयर खाली थी, मोक्ष दीवान। उसकी लेट आने की आदत हमेशा ही अनोइंग थी और उसी आदत से सबसे ज्यादा परेशान और गुस्सा होता था उसका डैड कल्पेश दीवान। सारी चेयर्स के बीच में बैठा हुआ दीवान एंटरप्राइज का चेयरमैन कल्पेश दीवान अपने कोल्ड डार्क आंखों से मोक्ष की तरफ देखता है। मोक्ष अपना सिलाइवा गटक लेता है और अंदर ही अंदर अपने आप को थोड़ी हिम्मत देकर आगे बढ़ाता है। आई एम सॉरी जेंटलमैन फॉर बीइंग सो लेट, एक्चुअली मेरी ना गाड़ी का टायर फट गया था तो मुझे पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, सॉरी। कल्पेश अच्छे से जानता था कि ये उसका निकम्मा बेटा हमेशा की तरह बहाने बना रहा है। अगर वो एक अच्छा सीईओ नहीं होता तो कब का उसे लात मार के इस कंपनी से निकाल देता, पर क्या करे, एक लौता बेटा जो है, हालांकि वो कितना भी निकम्मा हो पर बिजनेस के काम में अच्छा परफॉर्म करता है, इसलिए सब लोग उसे इम्प्रेस भी रहते हैं। लेकिन जो चीज सब लोगों को खटकती है वो थी उसका प्लेबॉय होना और उसकी खराब इमेज, जिससे हर कोई वाकिफ था। मोक्ष और कल्पेश की नजरें मिलती है। मोक्ष अपने पिता का गुस्सा अच्छे से महसूस कर सकता है। वो जानता था कि उसका पिता अपने गुस्से को सीने में दबाए हुए बस बैठा हुआ है। अब वो उसके सब्र के बांध को तोड़ना नहीं चाहता था और चुपचाप आकर अपनी जगह पर बैठ गया। जल्दी ही मीटिंग शुरू हो जाती है।
मीटिंग खत्म होने के बाद मोक्ष अपने कैबिन में आता है और अपनी टाई को थोड़ा ढीला करता है ताकि राहत की सांस ले सके। डैम, आज तो फटी गई थी यार। मोक्ष फैलकर आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। अभी दरवाजे पर खटखट की आवाज आती है। कौन है? जो भी है, अभी मुझे किसी से नहीं मिलना, जाओ यहाँ से। मोक्ष बिना अपनी आंखों को दरवाजे की तरफ किए हुए ऑर्डर दे देता है। वह अपनी आंखें बंद करके आराम से कुर्सी पर लेटा हुआ था कि तभी उसे डाक सुनाई दी। ये तुम्हारा घर नहीं है, ऑफिस है। यह डार्क आवाज सुनकर मोक्ष की आंखें तुरंत खुल जाती हैं और देखता है कि उसके सामने उसी की हाइट जितना लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी यानी कि उसका बाप कल्पेश दीवान खड़ा हुआ था। अपने पिता को देखकर मोक्ष कुर्सी से खड़ा हो जाता है। डैड, आप कब आए? मैंने देखा ही नहीं। कल्पेश 2 कदम आगे आकर मोक्ष से बोला, आंखें खोलोगे तभी तो दिखूंगा ना मैं। तुम मेरे बेटे हो, इस करके मैं बहुत ज्यादा सब्र बनाए हुए हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक इस कंपनी में उसका नामो निशान भी नहीं होता। मैंने तुमसे रात को कहा था ना कि आज सुबह जल्दी आना है, ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके बावजूद भी तुम लेट क्यों हुए? हाँ? कल्पेश की बात सुनकर मोक्ष का गला जैसे सूख सा जाता है। फिर भी वो अपने डैड से कहता है, आई एम सॉरी डैड, वो एक्चुअली रात को लेट सोया था तो मेरी नींद नहीं खुली। ये सुनकर कल्पेश अपनी एक आईब्रोज को हल्का सा ऊपर उठा लेता है। और रात को लेट क्यों सोए थे तुम? मोक्ष अपने डैड से बोला, अब वो मैं मीटिंग के प्रोजेक्शन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट काम। इतने में ही कल्पेश चिल्लाकर बोला, झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। मोक्ष चुप हो जाता है। कल्पेश मोक्ष से बोला, रात को 2 बजे घर आए थे तुम, अच्छी तरह से जानता हूं मैं। तुम्हारी रंगरलियां पता नहीं कब तक चलने वाली हैं। मैं तुम्हें बहुत बार वार्निंग दे चुका हूँ, मेरे सब्र का टेस्ट मत करो, सुधर जाओ वक्त रहते। जो जिंदगी तुम्हें मिली है ना, वो हर किसी की किस्मत में नहीं होती, तो उसकी कद्र करो। आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हें इस कंपनी से निकालने के बारे में दूसरी बार नहीं सोचूंगा। ये बोलकर कल्पेश एक आखिरी बार अपने बेटे को घूरकर वार्निंग लुक देता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। उसके जाते ही मोक्ष उसके बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है और फिर अपनी कुर्सी पर फैल कर आराम से बैठ जाता है। हाँ, बुढ़ा कहीं का आ जाता है हमेशा मुझे ज्ञान देने के लिए। ये मेरी जिंदगी है और मैं अपने तरीके से जीऊंगा। होता कौन है मुझे अपने इशारों पर नचाने वाला? हाँ ठीक है, इसने मुझे पैदा किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी जिंदगी पर राज करेगा, इसका हक हो गया। मोक्ष दीवान अपनी जिंदगी अपने तरीके से और अपनी शर्तों पर जिएगा और उसे ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। इस दुनिया की कोई ताकत मोक्ष दीवान को किसी चीज के लिए मजबूर नहीं कर सकती। आई एम द बेस्ट, आई एम द गॉड ऑफ माई वर्ल्ड। अपने ऑफिस की सारी फ्रस्ट्रेशन, सारा काम फाइनल खत्म करने के बाद थोड़ा चिल करने के लिए मोक्ष अपनी स्पोर्ट्स कार में एंजॉय करता हुआ मस्त क्लब में आकर रुक जाता है। वह हमेशा की तरह बहुत हैंडसम और बहुत ही डैशिंग लग रहा था। उसकी ड्रेसिंग सेंस कमाल की थी, वह बहुत कूल ड्यूड लग रहा था। वो अक्सर रात क्लब्स में ही बिताता है किसी शिकार की तलाश में। ऑफ कोर्स वो प्लेबॉय है तो प्ले करना उसकी हैबिट है जिसके बिना वो बिल्कुल नहीं रह सकता। मोक्ष क्लब के अंदर एंट्री करता है और क्लब के अंदर आते ही खूबसूरत हसीनाओं को देखकर उसका दिल मचलने लगता है, लेकिन इन सब के बीच में वो एक किसी खास इंसान को ढूंढता है और आखिरकार इधर उधर नजर करने के बाद फाइनली दूर कोने में बैठे हुए उसके फ्रेंड पर नजर पड़ती है। हल्के हल्के म्यूजिक पर हल्का हल्का मटकता हुआ मोक्ष अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रख देता है। अहान पलटकर मोक्ष की तरफ देखता है। आ गए तुम? मोक्ष बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाता है और लड़कियों को निहारने लगता है। क्या लगता है तुम्हें? अहान एक ड्रिंक ऑर्डर करता है और उसे मोक्ष की तरफ बढ़ा देता है, जिसे लेकर मोक्ष भी शॉट लगाने लगता है। अहान मोक्ष से बोला, तुमने अक्षरा से ब्रेकअप क्यों कर लिया? तुम्हें पता है वो कितना रो रही थी? अहान की तरफ देखकर बोला, तुम्हें कैसे पता चला? अहान ने नॉर्मल फेस एक्सप्रेशंस के साथ जवाब दिया, कॉल किया था उसने मुझे, रो रही थी बहुत, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अहान की बात सुनकर मोक्ष अपनी आंखों को रोल करते हुए बोला, ओह कम ऑन, इन लड़कियों की नौटंकी होती है, वे आंसू बहाकर दिखाती है। बाय द वे, मैंने उसे ब्रेकअप नहीं किया था, वो खुद मुझसे ब्रेकअप करके गई थी और मेरे हैंडसम से फेस पर उसने जोरदार तमाचा भी मारा। ये देखो इधर निशान भी अभी भी दिखाई दे रहा होगा, तुम्हें दिख रहा है क्या? मोक्ष अपने गाल को दिखाते हुए बोला। उसकी इस सिली हरकत से अहान थोड़ी सी अनोइंग आवाज में बोला, तुम कभी नहीं सुधरोगे मोक्ष, वो सच में तुमसे प्यार करती थी यार, इतनी बुरी तरह से तुम्हें दिल नहीं तोड़ना चाहिए था ना उसका। उसके बाद अहान एक और शराब का ग्लास पीने लगता है। मोक्ष ने भी कहा, अब उसने मुझे किसी लड़की के साथ पकड़ लिया और ब्रेकअप कर लिया,
देखो मैंने नहीं किया, हाँ वो करके गई है। आहान ने जवाब दिया। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ऐसे किसी के साथ बिस्तर पर देखने के बाद कोई तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहेगी, जस्ट बिकॉज यू आर मोक्ष द ग्रेट दीवान? हाँ। मोक्ष ने आहान की तरफ देखते हुए कहा, अगर नहीं रहना है तो खुशी से जाए। ओके, अगर नहीं रहना है तो खुशी से जाए। भाई मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हाँ, अगर जिंदगी में तुम्हें खुश रहना है ना, तो औरत नाम की बीमारी को कभी गले पड़ने ही मत देना। उसे सिर्फ अपनी जिंदगी में रखने पर उसका हिस्सा मत बनाना। ये औरतें ना इंसानों को बर्बाद कर देती हैं प्यार में। मोक्ष की बात सुनकर आहान डिसबिलीव के साथ उसे देखता है। तुम कभी नहीं सुधरोगे ना मोक्ष। क्या तुम्हारे लिए औरतों की फीलिंग्स, उनकी जज्बात कोई मायने नहीं रखते? मोक्ष इरिटेट होकर आहान की तरफ देखते हुए बोला, देख, अगर तूने ये प्रवचन नहीं देने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है ना, तो मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं सुनने। मैं ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हूँ यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं डैड को कैसे बताऊंगा कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। वो तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। इस पर आहान ने भी शराब के ग्लास से शराब पीते हुए कहा, चबाना भी चाहिए, तुम इसी के लायक हो। मोक्ष अपनी आंखें सिकोड़कर आहान की तरफ देखते हुए बोला, तू मेरा फ्रेंड है या अक्षरा का है? उसकी इतनी साइड क्यों ले रहा है तू? हाँ। आहान कुछ नहीं बोलता, चुपचाप बैठा रहता है। असल में वो अक्षरा को पसंद करता था, काफी ज्यादा पसंद, लेकिन अक्षरा मोक्ष से प्यार करती थी, तो उसने कभी अक्षरा से अपने जज्बातों को बताया ही नहीं, उसकी खुशी के लिए। वो जानता था कि मोक्ष कैसा लड़का है, वो नहीं करेगा उससे प्यार, वो हर्ट कर ही देगा उसे। इसी बात का डर था उसे, और यही हुआ, बेचारी का दिल टूट गया। मोक्ष ने आहान की तरफ देखते हुए कहा, और तुम्हें पता है क्या, जबरदस्त वाली बद्दुआ दी उसने मुझे। उसने मुझसे कहा है कि वो मुझे कर्ज देती है कि भगवान मुझे लड़की बना दे और उसके बाद मुझे किसी के प्यार में भी गिरा दे। फिर मैं समझूंगा कि एक लड़की का दर्द, उसके दिल टूटने का दर्द क्या होता है। आई मीन लाइक सीरियसली, कोई लॉजिक भी है इसकी बात में? पागल लड़की। मोक्ष की बात सुनकर आहान ने सिर्फ इतना कहा, टूटा हुआ दिल जब बदुआ देता है ना, तो लॉजिक नहीं दिखा जाता, और भगवान भी उस बदुआ को पूरा करने में ज्यादा देर नहीं करता। मोक्ष आहान से बोला, तो तू चाहता है कि मैं लड़की बन जाऊं? अब उसके लिए तो मुझे मरना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो अगले जन्म में ही हो सकता है, और जो चीज अगले जन्म में होने वाली है उसकी अभी से टेंशन क्यों लेनी? अभी तो अपनी जिंदगी एंजॉय करें। तब ये खूबसूरत सी लड़की मोक्ष की तरफ देखकर मुस्कुराती है, जिसे देखते ही मोक्ष के चेहरे पर भी एक सेक्सी सी मुस्कान आ जाती है। शराब खत्म करने के बाद वह आहान से बोला, छोड़ यार बकवास की बातें, वो देख हुस्न का मेला लगा है, चल स्वाद लेते हैं। ये बोलकर वह उस लड़की की तरफ चला जाता है। आहान मोक्ष की तरफ देखता है तो वह उस लड़की के पास जाकर उसकी बाहों में झूमने लगता है, और जल्दी ही दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। आहान ये सब देखकर एक गहरी सांस लेता है। कुछ नहीं हो सकता इस लड़के का। फाइनली पार्टी खत्म करने के बाद आहान मोक्ष को अपने घर ले जाता है, क्योंकि उसने काफी ज्यादा शराब पी ली थी। यहाँ तक कि वह उस लड़की के साथ इस क्लब में कोने में, ओह माय गॉड, सो एम्बैरेसिंग। एक लड़का और एक लड़की एक कमरे में एंट्री करते हैं। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला जाता है, ढेर सारा अंधेरा उनके अंदर स्वागत करता है। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस दो लोगों की परछाइयां दिखाई दे रही थी, जिनमें उनकी आवाज सुनकर पता लग रहा था कि एक लड़का है और दूसरी लड़की है। माही उस लड़के से बोली, यूवी बेबी, आई लव यू सो मच। माही काफी ज्यादा नशे में लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत सारी शराब पी रखी है। वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, बार बार लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसके बगल में खड़े लड़के युवराज ने उसे अपनी बाहों में कस के पकड़ा हुआ था, ताकि वो शराब के कारण गिर ना जाए। उसकी मजबूत बाहों ने उसे अपने पैरों पर खड़ा कर रखा था। युवराज बहुत ही ज्यादा हैंडसम और गजब पर्सनैलिटी वाला, अच्छे फेशियल फीचर्स, अच्छी खासी लंबी चौड़ी हाइट, फिट मस्कुलर बॉडी वाला इंसान था, जिसे देखकर कोई भी लड़की पहली नजर में ही उसे अपना दिल हार जाए। वही हाल माही का था, जो युवराज के प्यार में बुरी तरह से पागल थी। युवराज माही से बोला, क्या कर रही हो माही, गिर जाओगी, थोड़ा संभल कर। माही ने अपनी बाहों को हवा में फैलाते हुए कहा, गिर जाने दो मुझे तुम्हारे प्यार में। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं सारी दुनिया के सामने ये ऐलान कर देना चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो और मैं सिर्फ तुम्हारी। आई लव यू युवराज, आई लव यू सो मच। माही का पागलपन देखकर युवराज हंसने लगा और बोला, तुम भी ना बिल्कुल पागल हो माही। माही ने युवराज के गले में बाहें डालते हुए कहा, पागल तो हूं, पर तुम्हारे प्यार में। युवराज माही से बोला, रुको एक मिनट, मुझे लाइट ऑन करने दो। युवराज जाने लगता है, तभी अचानक माही उसे फिर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है और कहती है, क्या है, कहाँ जा रहे हो? वह बड़ी नशे भरी आवाज में बोले,
वह भी लड़खड़ा रही थी। युवराज ने कहा, कहीं नहीं जा रहा हूँ बाबा, बस कमरे की लाइट ऑन कर रहा हूँ, कितना अंधेरा है। माही ने युवराज के करीब आकर उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत करो लाइट ऑन, लेकिन मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। अगर तुम मुझसे दूर गए तो मैं यहीं रोने लग जाऊंगी। माही की बच्चों जैसी बात सुनकर युवराज एक गहरी सांस लेता है और कहता है, चलो ठीक है बाबा, नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद वो माही को लेकर जैसे तैसे बिस्तर के करीब आता है और माही को बिस्तर पर लिटा देता है, लेकिन वह उठ पाता उससे पहले ही माही उसे पकड़कर अपने ऊपर खींच लेती है और अपनी बाहों में जकड़ लेती है। युवराज माही के ऊपर गिर गया था। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था। माही उसे अपनी बाहों में कसते हुए बोली, खबरदार अगर मुझसे दूर गए तो। युवराज बेबस होकर बस वहीं पर पड़ा रहता है। फिर कहा, अच्छा बाबा, नहीं जा रहा हूँ। दोनों इतने करीब थे कि माही को अपनी गर्दन पर युवराज की सांसों की गर्माहट तक महसूस हो रही थी। अचानक उसका बदन गर्मी पकड़ने लगा। उसने युवराज को अपनी बाहों में कसते हुए कहा, वह भी बहुत सेडेक्टिव आवाज में, युवराज, आई लव यू सो मच। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम मेरे लिए क्या हो। युवराज ने भी मुस्कुराकर कहा, आई लव यू टू बेबी। माही युवराज को अपनी बाहों में भरे हुए थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। युवराज धीरे से अपना चेहरा पीछे लेकर माही के चेहरे पर किस करने लगा। माही अपनी आंखें बंद करके युवराज की किस को महसूस करने लगी। उसकी धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो गई। उसने युवराज के कपड़ों पर अपनी पकड़ को और भी मजबूत कर लिया। धीरे धीरे युवराज उसके चेहरे पर किस करता है। उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है। इस बार तो माही को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें रुक जाएंगी। युवराज गहराई से पैशनेटली उसे किस करने लगा। माही की भी सांसें तेज हो गई थी। उसने अपनी आंखों को बंद किया और उसका जवाब देने लगी। बहुत गहरे और पैशनेट किस के बाद युवराज ने किस ब्रेक करके माही से कहा, माही, आई लव यू सो मच, यू आर सो अमेजिंग। माही ने बहुत ही सेडेक्टिव आवाज में मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ युवराज, सिर्फ तुम्हारी। युवराज ने भी मुस्कुराकर उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, सही कहा तुमने, तुम सिर्फ मेरी हो। उसके बाद युवराज एक बार फिर से उसे पैशनेटली किस करने लगा। माही भी धीरे धीरे युवराज की किस में डूबने लगी, पर जल्दी उसे महसूस हुआ कि युवराज जोर जोर से हिलने लगा और कहने लगा, माही उठो, माही, मैंने कहा आंखें खोलो, माही। माही कंफ्यूज होकर सोच रही थी कि युवराज ये अचानक कैसी हरकतें कर रहा है, लेकिन युवराज बार बार ये कह रहा था, माही उठो, माही अपनी आंखें खोलो, उठो। तभी अचानक उसे जोर जोर से हिलाता है, उठो माही, अपनी आंखें खोलो, माही, क्या कर रही हो तुम। तभी अचानक माही अपनी आंखें खोलती है और वह नींद से जाग जाती है। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या हो रहा है। फिर वह देखती है कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को अपनी बाहों में कस के पकड़ रखा था और उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी बाहों से छूटने के लिए झटपटा रही थी और उसे जोर जोर से हिला रही थी। अचानक माही को होश आता है और वह देखती है कि वह सपना देख रही है। उसकी बाहों में उसने जिसे पकड़ रखा था वो युवराज नहीं था, वो तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, गुंजन। जोर से माही को धक्का मारती है और माही बिस्तर पर धड़ाम से नीचे गिर जाती है। आउच! गुंजन उठकर बैठ जाती है और आंखें सिकोड़कर माही की तरफ देखती है। क्या कर रही थी तुम मेरे साथ? माही जैसे तैसे करके खड़ी हो जाती है और अपने हाथों की कोहनियों को मसलती है, क्योंकि गिरने के कारण कोहनियों पर थोड़ी सी लग गई थी। क्या हुआ? मैंने क्या कर दिया? माही इतनी मासूमियत से पूछती है जैसे उसे पता ही नहीं कि उसने क्या कर दिया। गुंजन इरिटेट होकर माही से बोली, मैं तुमसे तंग आ गई हूँ माही, किसी दिन तुम मेरी इज्जत ही लूट लोगी। शर्म नहीं आती तुम्हें मेरे साथ इतनी गंदी हरकत करते हुए? माही थोड़ा होश में आकर गुंजन से पूछती है, पर मैंने क्या कर दिया? क्योंकि उसे वाकई में नहीं पता था कि उसने गुंजन के साथ क्या किया। हाँ, उसे ये तो पता था कि उसने सपना कितना जबरदस्त लिया था। माही के सवाल को सुनकर गुंजन ने कहा, तुमने फिर से कोई सपना लिया है ना? तुम मुझे पकड़कर मेरे साथ इतनी गंदी हरकत कर रही थी और बार बार आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोल रही थी। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? क्या करती रहती हो तुम सपने में यार? कितना ठरकी हो गई हो तुम। गुंजन की बात सुनकर एकदम से माही बहुत ऑकवर्ड फील करती है और अपना सर खुजाने लगती है। फिर वे चुपचाप से बिस्तर पर बैठ जाती है। गुंजन उसे घूर कर देख रही थी जैसे अभी के अभी खा जाएगी। माही ने थोड़ा एम्बैरस होते हुए कहा, आई एम सॉरी। गुंजन ने गहरी सांस लेकर बोली, तुम और तुम्हारा भूत, मेरा तो जीना हराम कर दिया है तुम लोग ने। यह बोलकर गुंजन इरिटेट होकर बिस्तर से उठती है और वहां से चली जाती है। गुंजन माही की बेस्ट फ्रेंड थी, तो कभी कभी दोनों एक दूसरे के साथ भी सो जाते थे। कभी माही गुंजन के घर पर उसके बिस्तर में, तो कभी गुंजन माही के घर पर उसके बिस्तर में। गुंजन एक अनाथ लड़की थी। माही के अलावा उसका कोई नहीं था इस दुनिया में।
वो अकेली ही रहती थी। गुंजन माही की उम्र की एक बहुत ही खूबसूरत थी लड़की थी और बहुत ही सिंपल भी। उसे गंदगी, गंदी चीजें, गंदे ख्याल और गंदे इंसान बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। सबका ख्याल रखने वाली, छोटी छोटी चीजों से प्यार करने वाली, बड़ों की रिस्पेक्ट करने वाली एक मामूली सी पर प्यारी सी लड़की। माही की तरह उसने जिंदगी में कभी बड़े बड़े सपने नहीं लिए, किसी इंसान पर उसका दिल नहीं आया, उसने कभी अमीर बनने का सपना नहीं लिया जैसे कि माही लेती रहती है पागलों की तरह। माही के मम्मी पापा जितना प्यार माही से करते थे उतना ही गुंजन से भी करते थे। इनफैक्ट गुंजन से तो ज्यादा ही करते थे, क्योंकि वो बिल्कुल वैसी लड़की थी जैसे माही के माँ बाप माही को बनाना चाहते थे, लेकिन माही नहीं बनी। गुंजन माही के माता पिता को अपने माता पिता मानती थी, उनकी सेवा करती थी, उनका ख्याल भी रखती थी। वो लोग सोचते थे कि काश उनकी दो बेटियां होती, गुंजन भी उन्हीं की बेटी होती। पर खून का रिश्ता ना हुआ तो क्या हुआ, दिल का रिश्ता तो था ना। दिल से तो उन लोगों ने गुंजन को अपनी बेटी ही मान लिया था। गुंजन के चले जाने के बाद माही एक गहरी सांस लेती है और सामने वाली दीवार की तरफ देखती है, जहां पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था। इनफैक्ट माही के कमरे की हर दीवार पर इस इंसान का फोटो लगा हुआ था। बिजनेस सूट में वो इंसान चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ कातिलाना हैंडसम लग रहा था। वह कोई और नहीं, युवराज राजवंश था। शहर का एक जाना माना बिजनेसमैन, राजवंश ग्रुप कंपनी का सीईओ, जिस पर माही दिलो जान से मरती थी। बिस्तर से खड़ी होकर उसे बड़े से पोस्टर के पास आती है और उसे दीवार से ही हक करके उसके होठों पर अपने होठों को रखकर बहुत सारी पप्पियां लेती है। फिर वो युवराज को देखकर कहती है, कब तुम मेरे सपनों की दुनिया से निकलकर हकीकत में मेरे सामने आओगे? तुम्हें पाना तो इस जन्म में मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। आई विश कि एक बार, कम से कम एक बार मैं तुम्हें छू पाती तो लगता है मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई। आई लव यू सो मच युवराज, आई लव यू सो मच। तुमने पागल कर दिया है मुझे अपने प्यार में। माही ने कभी युवराज को आमने सामने नहीं देखा। हाँ, कभी कभार बहुत दूर से जब सड़कों पर उसकी गाड़ी जा रही होती है या फिर जब टीवी में उसका इंटरव्यू हो रहा होता है, लेकिन करीब से तो कभी नहीं देखा। माही ने जब युवराज को पहली बार देखा था तभी उसे प्यार हो गया था और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। लेकिन उसका प्यार युवराज के लिए बिल्कुल ऐसा है जैसा किसी नॉर्मल लड़की के लिए किसी सेलिब्रिटी का प्यार। उसके पोस्टर को अपने कमरे में लगाना, उसके टीवी इंटरव्यूज को बस देखता ही रहना, थोड़ी देर में नहा धोकर माही रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाती है। मम्मा ब्रेकफास्ट लेकर आओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तभी गुंजन किचन से खाना लेकर आती है और उसके पीछे पीछे माही की माँ भी डाइनिंग टेबल के पास पहुंचकर गुंजन थोड़ी सी गुस्से और थोड़ी अनोइंग नजरों से माही को घूर कर देखती है और खाने को उसके सामने पटक देती है। माही की माँ डाइनिंग टेबल के पास पहुंचकर बोली, क्या बात है? लग रहा है आज गुंजन बहुत गुस्से में है, क्या तुमने उसके साथ लड़ाई की है? माही ने अपनी माँ से कहा, नहीं मम्मा, इसका मुंह तो 24 घंटे मुझसे फूला ही रहता है। गुंजन अनोइंग सा फेस बनाकर अपनी प्लेट लगाने लगती है। माही की माँ इधर उधर माही को ढूंढकर उसके चेहरे को ढूंढकर और फिर उसके कान पकड़ लेती है। आउच! मम्मा क्या कर रहे हो आप? दर्द हो रहा है मुझे। माही की माँ ने उसे डांटते हुए कहा, खबरदार अगर तुमने गुंजन को कुछ भी कहा तो तुम नालायक कहीं की। बेचारे सी बच्ची से लड़ने का बहाना चाहिए बस तुम्हें। मारूंगी थप्पड़ अगर तुमने उसे परेशान किया तो। ये सब कुछ देखकर गुंजन के होठों पर मुस्कान आ जाती है, एक प्राउड सी मुस्कान। माई की माँ देख नहीं सकती थी, उसकी माँ और उसके पापा दोनों ही अंधे थे, दोनों ही नहीं देख सकते थे, लेकिन फिर भी अपने घर का उन्हें पूरा हिसाब था, क्या चीज कहाँ पर कैसे रखी है, कहाँ कैसे जाना है, क्या करना है। वो अपनी बेटी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं देना चाहते थे। माँ ही बहुत छोटी थी जब उनकी आंखें चली गई थी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और छोटी सी माही को पाल पोस कर बड़ा किया। माही मुंह बनाते हुए बोली, आपको हमेशा इसी की चिंता रहती है, छोड़ो मुझे। माही की माँ ने उसके कान को छोड़कर बैठते हुए कहा, चिंता क्यों नहीं होगी? अरे गुंजन कितनी प्यारी लड़की है, कुछ सीखो उससे, उसकी आधी भी क्वालिटी तुम्हें आ गई ना तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये सुनकर माही एक बार फिर से मुंह बना लेती है। माहिरा और गुंजन ऑफिस के लिए निकल जाती है। वो दोनों एक ही ऑफिस में काम करती थी। गुंजन अपनी कलाई की घड़ी में टाइम देखते हुए बोली, आज तो लेट हो गई, जल्दी बस कोई ऑटो मिल जाए वरना बॉस से कहीं डांट ना पड़ जाए। दोनों सड़क के किनारे पर खड़ी हुई थी। माहिरा और गुंजन ऑटो का वेट कर रही थी। गुंजन माहिरा की तरफ देखकर बोली, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर आज तुम्हारी वजह से डांट पड़ी हो तो रात का खाना तुम बनाओगी। माही गुंजन की तरफ देखकर बोली, मेरी वजह से कैसे? तो गुंजन ने जवाब दिया, तैयार होने में सबसे ज्यादा वक्त तुम ही लगाती हो, मुझे समझ में नहीं आता तुम इतना क्यों रेडी होती हो और किसके लिए? तुम ऑलरेडी इतनी खूबसूरत हो, लेकिन नहीं, उसके बाद भी अपने आप को आलतू फालतू घिसती रहती हो। मैंने कहा था ना तुम्हें कि जल्दी निकलते हैं, ऑटो मिल जाएगा। अब देखो ऑटो तक नहीं मिल रहा और आगे पता नहीं ट्रैफिक कितना मिलेगा। माही अपनी आंखें रोल करके अपने बालों को थोड़ा ठीक करते हुए बोली,
लुक पर ध्यान देना भी जरूरी है। हम लड़कियां हैं खूबसूरत दिखने हमारा फर्क ओके लुक पर ध्यान देना भी जरूरी है। हम लड़कियां हैं खूबसूरत दिखना हमारे सिर्फ हक ही नहीं हमारा फर्ज भी है। गुंजन ये सुनकर अपनी आंखें रोल कर लेती है। हाँ, तुम तो रोज इस तरह से सज धज कर निकलती हो जैसे आज ही अपने उस सपनों के राजकुमार से मिल जाओगे। भूल जाओ उसे, वो सच में कहीं का राजकुमार है और हम कुछ भी नहीं। हम जैसे लोगों को वो अपने घर में एंट्री भी नहीं करने देगा। माही गुंजन की गले में अपना हाथ लपेटते हुए बोले, डार्लिंग, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं ही जानती हूँ कि मैं युवराज राजवंश से कितना प्यार करती हूँ। आई विश कि मैं एक बार उसे देख पाऊं। उसके बाद माही आसमान की तरफ देखकर कहती है, भगवान, अगर मैंने जिंदगी में एक भी अच्छा काम किया ना तो प्लीज 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 एक बार मिलवा दो मेरे सपने के राजकुमार से। एक बार तो उसे करीब से देखने का मौका मिले, कसम से बोल रही हूँ। उसके बाद अगर मौत भी आ जाए ना तो हंसते हंसते गले लगा लूंगी। माही की बात सुनकर गुंजन हल्का सा उसे कोनी मार देती है और कहती है, शट अप, मरे तुम्हारे दुश्मन, कुछ भी मत बकवास करो, तुम तो मेरी भी उम्र लग जाए तुम्हें तो। ये बोलकर गुंजन मुस्कुराकर माही का गाल खींचती है। माही नरमाहट से भरे एक्सप्रेशंस के साथ गुंजन को हल्का सा हक करते हुए बोली, नहीं मेरी जान, भगवान करे कि हम दोनों की उम्र लंबी हो और हमें हमारे पसंदीदा इंसानों के साथ जिंदगी जीने का मौका मिले। काश। दोनों मुस्कुराकर वहीं पर खड़ी रहती है। तभी अचानक माहिरा की नजर सड़क के बीच में जाती है। वहां पर एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा रोड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। गाड़ियां इधर उधर चल रही थी, स्पीड से भाग रही थी और वो छोटा पिल्ला काफी ज्यादा डरा हुआ था, एक एक कदम को आगे बढ़ा रहा था। माहिरा गुंजन से बोली, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। माहिरा रोड की तरफ बढ़ने लगी। गुंजन उसे रोकने लगती है। क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो तुम? माहिरा ने कहा, अरे 2 मिनट रुको बाबा, अभी आ रही हूँ। ये बोलकर माहिरा आगे बढ़ जाती है। गुंजन टेंशन में इधर उधर देखती है। पागल लड़की, कितनी गाड़ियां चल रही है, कहाँ जा रही हो? माही रुको। गुंजन को माहिरा की टेंशन होने लगती है। माहिरा आसपास देखकर आगे बढ़ती है और जल्दी ही रोड के बीच में पहुंचकर उस छोटे से पपी को अपने हाथ में उठा लेती है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि ऐसे रोड के बीच में चलना कितना खतरनाक हो सकता है? तुम्हें चोट लग सकती है। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दिया? हाँ, कहाँ जा रही हो तुम? माहिरा कुत्ते के बच्चे से ऐसी बात करने लगती है जैसे वाकई में किसी इंसान से बात कर रही हो। और हर चीज से बेखबर वो छोटा सा पिल्ला टुकुर टुकुर इधर उधर और फिर माहिरा की तरफ देख रहा था और बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। तब एक काली गाड़ी बहुत ज्यादा तेज स्पीड के साथ सड़क पर उसकी तरफ चलकर आती है और एक बड़ी सी लग्जरियस गाड़ी। गुंजन की नजर अचानक उस गाड़ी पर पड़ती है तो उसकी आंखें फट जाती हैं क्योंकि वो गाड़ी तेज स्पीड से माहिरा की तरफ आ रही थी। वह माहिरा की तरफ देखकर चिल्लाई, माही संभाल कर। अचानक गुंजन की आवाज सुनकर माहिरा कंफ्यूजन में उसकी तरफ और फिर वह जिस तरफ देख रही थी उस तरफ देखती है तो उसकी आंखें भी फट जाती है क्योंकि एक गाड़ी स्पीड से उसके पास आ रही थी। ओह माय गॉड! माही बहुत घबरा जाती है, लेकिन वह गाड़ी उसके इतना करीब आने वाली थी कि उसे इधर उधर होने या भागने का मौका ही नहीं मिलता। गुंजन माही की तरफ देखकर भागती है। वह गाड़ी भी माही की तरफ तेज स्पीड से आ रही थी। जब वह गाड़ी माही के बहुत करीब पहुंच जाती है तो माही चिल्लाकर बैठ जाती है और अपनी आंखों को कस के बंद कर लेती है और अपने हाथ में पकड़े हुए कुत्ते के उस छोटे से पिल्ले को अपनी बाहों में दबोच लेती है। वह इंतजार कर रही थी कि किसी भी पल ये गाड़ी आकर उसे कुचल देगी। गुंजन की सांस भी लगभग हलक में अटक गई थी और वह उसकी तरफ भागकर आ रही थी बिना इसकी बात की फिक्र किए कि आसपास और भी गाड़ियां चल रही हैं और उसे भी चोट लग सकती है। जैसे ही वह गाड़ी माही के कुछ इंच की दूरी पर पहुंचती है तो एकदम से वो गाड़ी रुक जाती है। तेज ब्रेक लगने से गाड़ी की एकदम रुकने की आवाज सुनकर गुंजन को राहत की सांस आती है और वह भागकर माही के पास आती है। माही, आर यू ऑलराइट? उसकी आवाज में घबराहट भी थी और रिलीफ भी। माही धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखती है तो पाती है कि वह गाड़ी उससे कुछ इंच की दूरी पर रुकी गई थी। माही खड़ी होती है। किसकी मौत आई है? साला कमीने, हरामजादे, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। माही गुस्से में उस गाड़ी को देखती है। उस गाड़ी का दरवाजा खुलता है और सूट बूट पहने हुए एक हैंडसम सा इंसान जिसकी आंखों पर काले चश्मे लगे हुए थे वो गाड़ी से बाहर निकलता है। सूट बूट में काले चश्मे पर कोल्डनेस के साथ वो इंसान जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलता है माही और गुंजन की सांसें उनके हलक में अटक जाती है क्योंकि वो दोनों ही इस इंसान को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। युवराज राजवंश। अचानक युवराज को अपनी आंखों के सामने देखकर माहिरा की आंखें फट जाती है और मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे मानो वक्त ही रुक गया हो। आसपास चल रही गाड़ियों के उनके हॉर्न की आवाज एकदम से साइलेंट हो गई थी। सिर्फ हवाओं के चलने का शोर उनके कानों के पास गूंज रहा था।
उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और युवराज के अलावा बाकी सब कुछ उसकी आंखों के सामने ब्लर हो गया था। माहिरा की सांस जैसे थम गई थी, मानो वो सांस छोड़ना ही भूल गई हो। उसकी आंखों के सामने वो इंसान खड़ा था जिसे उसने अपने दिल में बसाया हुआ था, जिसके वह हर रोज सपने लेती थी। युवराज राजवंश, इतना हैंडसम युवराज माहिरा के आंखों के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था। उसके अलावा माहिरा कुछ और देख ही नहीं पा रही थी। उसके कानों में हवाओं की आवाज के अलावा एक और आवाज गूंजने लगती है। जैसे जैसे युवराज अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा था, वैसे वैसे माहिरा का दिल उसके सीने में जोर से शोर मचा रहा था। उसके दिल की धड़कनें इतनी ज्यादा तेज और वाइल्ड हो गई थी कि वो अपनी धड़कनों के शोर को साफ साफ सुन सकता था। साफ साफ सुन सकती थी। उसके लिए तो जैसे ये उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोमेंट हो। वो इंसान उसकी आंखों के सामने है जिसे अपने करीब देखने के लिए न जाने उसने कितने मंदिरों में माथा टेका था, कितनी मन्नतें मांगी थी भगवान से। फाइनली भगवान ने उसकी सुन ली। युवराज उसकी आंखों के सामने आ ही गया, जिसे आज तक उसने सिर्फ अपने मोबाइल फोन, टीवी, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में देखा था। उसे आज वह साक्षात देख पा रही थी। माहिरा इतनी ज्यादा खो गई थी कि उसे यह होश ही नहीं रहा कि कब युवराज उसकी आंखों के सामने खड़ा होकर कुछ बोलने लगा। उसे होश तब आया जब गुंजन ने हल्की सी कोहनी मारकर उसे फैंटेसी को वहीं पर चूर चूर कर दिया। माहिरा तुरंत होश में आती है। युवराज उसके सामने खड़ा होकर कोल्ड बट बहुत ही हल्की चिंता भरी आवाज में बोला, आर यू ऑलराइट? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? युवराज की आवाज सुनकर एक बार फिर से माहिरा मदहोश हो जाती है। ओह माय गॉड, कितनी डीप और कितनी सेक्सी आवाज है मेरे हीरो की। ओह माय गॉड, ही इज सो हॉट। इसकी हॉटनेस को मैं यहाँ तक फील कर सकती हूँ। मेरे बदन में आग लग रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूं। माहिरा कुछ नहीं बोलती और उसके फेस को ऐसे सिली से रिएक्शंस देखकर युवराज थोड़ा कंफ्यूज और थोड़ा अजीब सा फेस बना लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की पागल है, उसे ऐसे क्यों देख रही है। माहिरा की फीलिंग्स को बेशक युवराज ना समझ पा रहा हो, लेकिन उसके बगल में खड़ी गुंजन साफ साफ समझ रही थी। और सच पूछो तो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो रही थी, क्योंकि उसकी फ्रेंड मुंह फाड़कर, आंखें फाड़कर सामने वाले इंसान को बस घूरे ही जा रही थी कि पूछो ही मत। गुंजन को इतनी शर्मिंदगी पहले कभी नहीं फील हुई। वह तुरंत माहिरा का हाथ पकड़ लेती है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल टाइम पर ब्रेक लगा दिया, वरना। युवराज गुंजन की तरफ देखकर एक बार फिर से माहिरा की तरफ देखता है। माहिरा थोड़ा होश में आती है। वो सिर्फ इतना ही बोल पाती है, जी 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 मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अचानक माहिरा की बात सुनकर गुंजन दूसरी तरफ चेहरा करके अपना माथा पीट लेती है और युवराज अपने आईब्रोज को हल्का सा ऊपर उठा लेता है। वह माहिरा से बोला, मैं ठीक हूँ, इट्स गुड कि तुम ठीक हो। इस तरह से रोड के बीचों बीच चलना ठीक नहीं है, साइड हो जाओ। युवराज जाने लगता है कि तभी अचानक माहिरा एकदम उसकी तरफ बढ़ती है। इतने में ही उसकी हाई हील्स में से उसका पैर हल्का सा मुड़ जाता है। आउच! अचानक माहिरा के चिल्लाने से गुंजन और युवराज उसकी तरफ देखते हैं। युवराज तुरंत रिएक्ट करता है और माहिरा को एकदम से पकड़ लेता है, क्योंकि वो गिरने वाली थी, अपनी मजबूत बाहों में। युवराज जैसे ही टच करता है, गुंजन एक बार फिर से अनोइंग फेस बना लेती है, क्योंकि वे जानते थे कि अब माही के साथ क्या होने वाला है। आखिर उसके सपनों के राजकुमार ने उसे छू लिया और उसका सोचना बिल्कुल सही था। युवराज जैसे ही माही को टच करता है, माही की सांसें तो उसके हलक में अटक जाती है। दिल इतना जोर से धड़कता है कि मानो अभी इसी वक्त रुक जाएगा और उसके प्राण निकल जाएंगे। वह इतनी ज्यादा नर्वस, खुश, एक्साइटेड, न जाने कैसी कैसी फीलिंग्स को एक साथ महसूस करती है कि उसके बॉडी ये हैंडल नहीं कर पाती। वह युवराज की बाहों में बेहोश हो जाती है। युवराज फिर से थोड़ी टेंशन भरी आवाज में बोला, क्या हुआ? आर यू ऑलराइट? हेलो। माही के अचानक बेहोश होने से गुंजन टेंशन में आ जाती है। करवा दी बेइज्जती, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। यह सोचते हुए गुंजन तुरंत उनके पास आती है और माही को अपने हाथों में पकड़ लेती है। युवराज काफी टेंशन में लग रहा था, क्योंकि ये लड़की अचानक उसकी बाहों में बेहोश हो जाती है। गुंजन युवराज से बोली, कोई बात नहीं, इसे तो ऐसे चक्कर आते रहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल ठीक है। युवराज थोड़ी सी चिंता भरी आवाज में बोला, लेकिन इसे अचानक क्या हुआ? डू यू नीड एनी हेल्प? मैं आप लोगों को हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ, आइए। गुंजन ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, आपके जाते से इसे होश आ जाएगा। वह बस ये टेम्परेरीली बेहोश होती रहती है, इसका यही प्रॉब्लम है, आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए, मैं इसे संभाल लूंगी। युवराज एक बार फिर से बोला, आर यू श्योर ये ठीक है? गुंजन ने तुरंत कहा, हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। वो माहिरा को अपने हाथों में पकड़े हुए थी। युवराज को ये लड़की काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। ओके। युवराज अपना कोल्ड ओरा लेकर फिर से अपनी गाड़ी में बैठता है और गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है। माहिरा को रोड की साइड में ले जाकर गुंजन उसे उठाते हुए बोली, माही आंखें खोलो।
माही ओपन योर आईज। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। ये लड़की, कितनी शर्मिंदगी हो रही है मुझे उसके सामने। उसके सामने बेहोश होने की क्या जरूरत थी। माना कि इसके सपनों का राजकुमार अचानक उसकी आंखों के सामने आ गया तो इसे समझ नहीं आया कि इसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन बेहोश हो गई। ओ माय गॉड, एक तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, ऊपर से ये लड़की। क्या करूं मैं इस लड़की का। युवराज अपने बहुत ठंडे ओरा के साथ ऑफिस में एंट्री करता है। उसके अंदर आते ही ऑफिस का माहौल एकदम से ठंडा पड़ जाता है। युवराज अपने काम को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट था। उसे हल्की सी भी लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं थी। और अपने स्टाफ की काम चोरी या उन्हें खाली बैठकर गप्पे मारता हुआ देखकर तो उसका खून इतना गर्म हो जाता था कि वो अपने स्टाफ को अगले 1 महीने का एक्स्ट्रा काम दे देता था ताकि उन्हें 1 सेकंड की भी फुर्सत ना मिले। वह खुद भी ऐसा करता था। युवराज घंटों काम करता था, ना दिन देखता था ना रात। और जब से उसका दिल टूटा है ना, तब से कुछ ज्यादा ही काम करता है। तब से तो वो घर भी बहुत कम जाता है, सारा दिन बस काम काम काम। ऑफिस का स्टाफ मेंबर भी हैरान थे कि उनका बॉस असल में इंसान है या कोई रोबोटिक मशीन। उसे हंसते मुस्कुराते तो उन लोगों ने कभी देखा ही नहीं। हमेशा चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस रहते थे जैसे अभी ये जाकर किसी का खून कर देगा। इसी वजह से तो सारे लोग उसके सामने जाने से भी कांपते थे। ऑफिस में खौफ का माहौल बैठ जाता है जब युवराज ऑफिस में एंट्री करता है। एक्चुअली युवराज हमेशा से ऐसा नहीं था। वह भी हंसता मुस्कुराता था, एक नॉर्मल इंसान की तरह। उसका ऑरा काफी इंटरेस्टिंग, काफी अच्छा था। लेकिन जब से उसका दिल टूटा है ना, उसके अंदर जलन, नफरत, कोल्डनेस कूट कूट कर भर गई है। अब उसे अपनी आंखों के सामने कोई नहीं भाता। सब पर अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता रहता है। इसलिए उसके स्टाफ मेंबर्स जितना हो सके उतनी कोशिश करते हैं कि अपने बॉस को गुस्सा ना दिलाएं। युवराज के अंदर एंट्री करते ही सब लोग भाग भाग कर अपना काम करने लग जाते हैं। कोई कंप्यूटर में घुस जाता है तो कोई फाइलों में घुस जाता है, कोई किसी चीज में तो कोई किसी चीज में। किसी में भी हिम्मत नहीं होती थी कि अपने बॉस को नजर उठाकर देख भी ले। युवराज का असिस्टेंट भागकर युवराज के साथ साथ कैबिन की तरफ चलता है। युवराज आगे बढ़ते हुए बोला, आज का शेड्यूल क्या है। असिस्टेंट युवराज से बोला, मीटिंग्स तो ज्यादा नहीं है, बस दोपहर के बाद एक मीटिंग है मिस्टर अरोड़ा के साथ। सर, आपको कुछ बताना है। अचानक असिस्टेंट की आवाज में हिचकिचाहट होने लगती है। युवराज आगे बढ़ते हुए बोला, बोलो। असिस्टेंट को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या बोले, पर बोलना तो था। अगर नहीं बोला तो प्रॉब्लम में भी पड़ सकता है। सर, एक्चुअली आपसे कोई मिलने आया है। ये बात असिस्टेंट बहुत हिचकिचाते हुए बोला। युवराज ने फिर से आगे बढ़ते हुए पूछा, कौन मिलने आया है। अपॉइंटमेंट है उसके पास। मेरे पास ज्यादा फालतू टाइम नहीं है लोगों को देने के लिए। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे लिए मेरा काम, मेरा टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फालतू का इंसान मुझसे मिलने आया है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। युवराज की बात सुनकर उसका असिस्टेंट का गला तो सूख जाता है और वह अपना रुमाल निकालकर माथे से पसीना पोंछते हुए बोला, सर एक्चुअली मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन। असिस्टेंट की आवाज सुनकर अचानक युवराज के कदम रुक जाते हैं और वह डार्क आंखों से असिस्टेंट की तरफ देखता है, जिसे देखकर उसके पैर अचानक कांपने लगते हैं। युवराज असिस्टेंट से बोला, कौन मिलने आया है। युवराज कैबिन का दरवाजा खोलता है और अपने डार्क एक्सप्रेशंस के साथ कैबिन के अंदर एंट्री करता है। सोफे पर एक बहुत सी खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। युवराज को देखकर वो तुरंत खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में हेजिटेशन, गिल्ट, उदासी, उम्मीद, न जाने कैसे कैसे भाव थे। उस लड़की को देखकर युवराज का एक्सप्रेशन हद से ज्यादा खराब हो जाता है। वह अपनी मुट्ठियों को जोर से कस लेता है। वह अपनी आंखों के सामने खुद यमराज को भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इस लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं। What the hell are you doing in my office? हाँ? सामने खड़ी ये लड़की कोई और नहीं, रूपाली त्यागी थी। रूपाली युवराज की गर्लफ्रेंड। कॉलेज के टाइम से दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तकरीबन 5 साल इन लोगों का रिलेशनशिप चला। दोनों की एंगेजमेंट हो गई थी और किसी भी दिन वो दोनों शादी की डेट को फिक्स करने वाले थे, लेकिन अचानक ही उनकी जिंदगी में आया मोक्ष दीवान, जिसने युवराज की रिलेशनशिप की धज्जियां उड़ा दी। रूपाली अपने कदमों को युवराज की तरफ बढ़ाती है, लेकिन 2 कदम आगे आते ही युवराज तुरंत अपने हाथों को ऊपर उठाकर उसे वहीं पर रुक जाने की वार्निंग अपने आंखों से ही दे देता है, जिसे महसूस कर रूपाली के कदम वहीं पर रुक जाते हैं। युवी, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। रूपाली बहुत हिचकिचाते हुए और एम्बैरेसमेंट भरी आवाज में बोली। युवराज ने अपने डार्क आवाज में रूपाली से कहा, गेट आउट, अभी के अभी चले जाओ, इससे पहले कि मैं अपने गार्ड्स को बोलकर तुम्हें धक्के मरवा कर यहाँ से निकाल दूं और तुम्हारी सबके सामने इंसल्ट हो जाए। चुपचाप चली जाओ यहाँ से। युवराज का ऐसा बिहेवियर देखकर रूपाली की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। युवराज हमेशा से ऐसा नहीं था। वह ऐसा इंसान था जिसने रूपाली को अपने सर, अपने माथे पर बिठा कर रखा था। वह उसे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता था। अपनी जान को भी अपनी हथेली में रखा, उसके कदमों में बढ़ा देता था। रूपाली जो कहती थी वही करता था। उसकी खुशी के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था,
हद से ज्यादा प्यार करता था युवराज रूपाली से। शायद इसीलिए अब उसकी नफरत उससे भी ज्यादा हो गई है, क्योंकि किसी के लिए इतना करने के बाद भी अगर वो इंसान आपके लिए लॉयल नहीं रह सकता, तो फिर उस इंसान को अपनी जिंदगी में रखने का कोई फायदा नहीं है। औरतें तो होती ही बेवफा हैं, उनसे कितना भी प्यार कर लो वो कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकती। ऐसा ही विचार हो चुका था युवराज के तमाम औरतों के लिए। रूपाली युवराज से बोली, युवी आई एम सॉरी, प्लीज एटलीस्ट मुझे बात तो करो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। युवराज रूपाली से सिर्फ इतना बोला, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। युवराज अपना फोन उठाता है, गार्ड्स को अंदर बुलाता है। गार्ड्स अंदर आते हैं। रूपाली काफी परेशान हो जाती है। वह डेस्परेटली युवराज से बात करना चाहती थी, उससे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन ये इंसान तो उसे अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। युवराज अपने गार्ड से बोला, बाहर निकालो इसे, और आइंदा अगर ये इस ऑफिस के आमने सामने भी नजर आई तो उसको अरेस्ट करवा देना। युवराज की बात सुनकर रूपाली के ऊपर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगते हैं, और उसने युवराज का इतना खतरनाक रूप पहले कभी नहीं देखा। वह कभी मान ही नहीं सकती थी कि युवराज कभी उससे नफरत भी कर सकता है। जिस हद तक वह उससे प्यार करता था, हाँ वह मानती थी कि उसे गलती हो गई नशे में, जिसके लिए वह हर रोज पछता रही थी, क्योंकि उसे भी तो युवराज से प्यार था। वह भी युवराज से बहुत प्यार करती थी, पर अब शायद लगता है कि सब खत्म हो गया है। रूपाली ने युवराज से सिर्फ इतना कहा, क्या इतनी नफरत करते हो मुझसे युवी? युवराज ने अपना चेहरा पलटकर बाहर की तरफ देखते हुए कहा, तुम खुद जिम्मेदार हो मेरी इस नफरत की, गेट आउट। रूपाली आंखों में आंसू लेकर वहां से चली जाती है, क्योंकि वह समझ गई थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसके जाते ही युवराज अपनी मुट्ठी को जोर से कस लेता है और उसकी आंखों की नफरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है, एक अनजान से दर्द के साथ।